आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम एक पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जो था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह है आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट है, वाइब्रेशनल या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और नामों से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम IR या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी अणु को IR विकिरण यदि दी जाती है या अणु IR विकिरणों के संपर्क में आता है तो इसके अंदर कंपन होना प्रारंभ करते हैं या वाइब्रेशंस प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन IR अवरक्त या अवरक्त विकिरणों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसको अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ध्यान रखना है कि कौन से अणु IR सक्रिय या वाइब्रेशनल सक्रिय होते हैं या IR विकिरणों को अवशोषित करते हैं, और कौन से अणु हैं जो IR विकिरण को अवशोषित नहीं करते या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते। तो किसी भी अणु पर यदि IR विकिरण आपतित की जाती है तो IR विकिरण की ऊर्जा सामान्यतः माइक्रो रेडिएशन की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसी स्थिति में अणु में दो प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। एक तो कंपन होता है, अर्थात बंध के सापेक्ष जो अणु दिया गया है वो कंपन करने लग जाता है, तथा दूसरे नंबर पर यहां पर IR विकिरणों के अवशोषण के कारण इसमें घूर्णन भी शामिल रहता है। ऐसी स्थिति में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंपन के साथ साथ घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, अर्थात ये सम्मिलित रूप से वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाता है। क्योंकि IR विकिरण चूंकि उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है, माइक्रो तरंगों से इसकी ऊर्जा अधिक है, इसलिए अणु कंपन करता है, तो साथ साथ में उससे कम ऊर्जा वाली प्रक्रिया घूर्णन भी शामिल रहती है। अर्थात इसमें घूर्णन और कंपन दोनों प्रोसेस साथ चलते हैं, इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब इस कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि मुझे प्योर कंपन लेना है तो कैसे प्रक्रिया लेंगे? यदि अणु को द्रव अवस्था के अंदर या फिर किसी विलयन में लेकर यदि IR विकिरण आपतित की जाएगी तो केवल उसमें कंपन संपन्न होंगे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम केवल प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अर्थात द्रव और विलयन में किसी अणु के अध्ययन की प्रक्रिया द्वारा उसकी संरचना ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन यदि हम गैसीय अवस्था के अंदर IR विकिरणों की उपस्थिति के अंदर अणु की संरचना ज्ञात कर रहे हैं, तो चूंकि गैसीय अवस्था में घूर्णन और कंपन दोनों शामिल होते हैं, तो इसे हम थोड़ा जटिल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अगर द्रव अवस्था में और विलयन में है तो प्योर वाइब्रेशनल, गैस अवस्था में है IR विकिरण की उपस्थिति में तो वाइब्रेशनल रोटेशनल दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो इसे हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, IR एक्टिव या कह सकते हैं वाइब्रेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं या IR सक्रिय अणु कौन से हैं। तो IR या कंपन सक्रिय अणुओं की यदि बात की जाए तो कंपन सक्रिय अणु, जैसे पहले हमने लिया था घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणु घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। जबकि यदि मैं यहां पर कंपन की बात करता हूं तो कंपन के अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना जरूरी नहीं है। इसकी जगह हम कोई भी ऐसा अणु ले सकते हैं जिसमें अणु दी गई परिस्थितियों के अंदर अभी कैसा है, अध्रुवीय प्रकृति का हो सकता है। लेकिन यदि कंपन की प्रक्रिया द्वारा अध्रुवीय अणु यदि कंपन की प्रक्रिया द्वारा या कह सकते हैं असम्मित कंपन के द्वारा यदि ध्रुवित हो जाता है या घूर्णन में परिवर्तन के द्वारा ये ध्रुवित हो जाता है, या हम कह सकते हैं उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, ध्रुवित हो जाए या द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर दिया गया जो अणु है
वह IR सक्रिय प्रकृति का होता है। तो IR सक्रिय या वाइब्रेशनल सक्रिय या कंपन सक्रिय अणु किसको कहेंगे? ऐसा कोई भी अणु जो कि ध्रुवीय है या अध्रुवीय प्रकृति का अणु है, लेकिन यदि कंपन की प्रक्रिया द्वारा उसमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है या उसका द्विध्रुव आगुण परिवर्तित होता है, किसके द्वारा? कंपन के द्वारा द्विध्रुव आगुण परिवर्तित होता है, तो ऐसे अणु IR या वाइब्रेशनल सक्रिय प्रकृति के होते हैं। जैसे यदि मैं उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करूं तो सामान्य स्थायी ध्रुवीय अणु है तो भी इसमें शामिल है, तो जिसमें पहले से म्यू का मान 0 से अधिक या द्विध्रुव आगुण है, तो द्विध्रुव आगुण होने वाले अणु जैसे हम बात करते हैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा HCl, HBr, HI या इस तरह के कोई भी द्विपरमाणविक अणु जिसमें स्थायी द्विध्रुव आगुण होता है वे IR सक्रिय होते हैं। तथा कुछ ऐसे अणु भी हैं जो कि पहले से ही जिनके म्यू का मान कितना होता है? 0 होता है, अर्थात अध्रुवीय प्रकृति के अणु हैं, लेकिन कंपन द्वारा यदि इनमें ध्रुवण उत्पन्न होता है तो भी वे इस श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना रेखीय होती है, ऐसी स्थिति के अंदर इसकी द्विध्रुव आगुण का मान क्या है? 0 होता है, लेकिन कंपन की प्रक्रिया द्वारा, कंपन की प्रक्रिया के अंदर अगर असममित कंपन इसमें होते हैं या एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं तो ऐसी स्थिति में अणु का द्विध्रुव आगुण परिवर्तित होगा और द्विध्रुव आगुण परिवर्तित होने के कारण ये IR सक्रियता दर्शाता है। ऐसे यदि मैं बात करता हूं CH4, ये भी म्यू इसका मान 0 है, अध्रुवीय अणु है, लेकिन कंपन की प्रक्रिया में असममित कंपन के द्वारा यह द्विध्रुव आगुण में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, इसलिए यह और ये दोनों ही IR सक्रिय श्रेणी के हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लें, ये भी समतल संरचना के अंदर अणु दिया गया है, ये कैसा है? 0 द्विध्रुव आगुण युक्त अणु है, लेकिन कंपन की प्रक्रिया के अंदर ये भी IR सक्रिय होता है, क्योंकि जब असममित कंपन होते हैं तो उसमें म्यू का मान परिवर्तित होता है, अर्थात इसमें द्विध्रुव आगुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसे अणु जो कंपन की प्रक्रिया के अंदर द्विध्रुव आगुण प्रदर्शित करते हैं या द्विध्रुव आगुण में परिवर्तन दर्शाते हैं, वे सभी अणु IR सक्रिय प्रकृति के होते हैं। और चूंकि लगभग सभी अणु इस श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं, 2 से ज्यादा परमाणविक अणु है और उसमें विषम परमाणु उपस्थित है, तो सभी IR सक्रिय होंगे। लेकिन यदि मैं असक्रिय अणुओं की बात करूं जो कि IR से असक्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो उसमें सामान्य एग्जाम्पल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कंपन की प्रक्रिया में कभी भी द्विध्रुव आगुण प्रदर्शित परिवर्तित नहीं करते, न ही इसमें द्विध्रुव आगुण स्थायी रूप से होता है। तो इसमें H2, Cl2, O2, N2, F2 ये सभी जो अणु दिए गए हैं ये IR अक्रिय श्रेणी में इनएक्टिव प्रकृति के हैं, अर्थात ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, न इनकी संरचना ज्ञात की जा सकती। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो वापिस मैं लिख रहा हूं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेथेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके अलावा C2H6 एथेन की बात करें या C2H4 एथीन की बात करें, तो ये सभी IR सक्रिय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अध्ययन या इनकी संरचना IR स्पेक्ट्रम के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसके अलावा कार्बनिक यौगिक, लगभग सभी कार्बनिक यौगिक और उनके क्रियात्मक समूहों का अध्ययन या क्रियात्मक समूह की प्रकृति का निर्धारण हम IR स्पेक्ट्रम के द्वारा कर सकते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नाइट्रोजन व्युत्पन्न में एमीन्स हो या एमाइड हो। तो लगभग सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, चाहे सरलतम अणु में मैं मेथेन की बात करता हूं, तो ये भी IR सक्रियता प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति के अंदर सभी IR सक्रियता दर्शाते हैं। केवल इस प्रकार के
समपरमाणविक द्विपरमाणविक अणु अगर दिया गया है तो यह IR इनएक्टिव होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया हो गई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, या इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और ऐसे अणु जो IR विकिरणों के अवशोषण के द्वारा अपने द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन दर्शाते हैं, वे सभी अणु IR सक्रियता दर्शाते हैं। और जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण IR विकिरणों के अवशोषण द्वारा परिवर्तित नहीं होता है, वो IR अक्रिय श्रेणी में आते हैं। अब हम इसकी लास्ट एक प्रक्रिया और ले लेते हैं, जिसके अंदर आता है कि IR परास क्या है, जिसके अंदर हम अणुओं का अध्ययन करते हैं। तो IR परास या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की परास क्या है। परास को हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहले तो हम याद ले रहा हूं मैं तरंग दैर्ध्य के रूप में, या जिसको लैम्डा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ माइक्रोमीटर के रूप में मात्रक प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसके आधार पर यदि परास प्रदर्शित की जाए तो 0.8, 2.5, 25 और लास्ट में हम 200 माइक्रोमीटर के रूप में इसकी परास प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के रूप में परास प्रदर्शित की गई। लेकिन यदि हम ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं तरंग संख्या के रूप में, तो तरंग संख्या के रूप में जिसको ओमेगा ई बार के रूप में यहाँ आगे प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका मात्रक हम लेंगे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो इसकी परास यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 12500 यहाँ लिया जाए 4000। नेक्स्ट में 225 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 400। 200 को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसकी परास को प्रदर्शित करता है, जिसमें मैंने 3 अलग अलग पार्ट लिखे हैं। जिसमें पहले जो रेंज दे रखी है 12500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम कहते हैं नियर IR क्षेत्र कहा जाता है। प्योर IR क्षेत्र के रूप में हम 4000 से 400 की परास को प्रदर्शित करते हैं, और फार IR के रूप में हम लास्ट परास को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात IR की जिस परास का हम सामान्य उपयोग करते हैं वो है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के रूप में, और इसी परास का हम यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उपयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम तरंग संख्या ओमेगा ई बार, जिसको हम साम्य तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स में लिया जाए तो हम IR परास को सामान्य रूप से जिस परास का हम अध्ययन के अंदर उपयोग करेंगे वो परास है 400 से लेकर के 4000 तक। और इसको मैं दो टुकड़ों में यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, 400 to 1500, और उसके बाद में नेक्स्ट में लेता हूँ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें दो हिस्से कर दिए गए, जिसमें पहला 400 से 1500 है। इसको कहा जाता है फिंगर प्रिंट रीजन, या इसको हिंदी में लिखें अंगुली छाप क्षेत्र कहा जाता है। अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और ये फिंगरप्रिंट रीजन वास्तव में जो भी अणु दिया गया है उसकी बेंडिंग वाइब्रेशन को प्रदर्शित करता है। बेंडिंग वाइब्रेशन, या हिंदी में इसको कहें बंकित कंपन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा 1500 से 4000 के बीच में कार्बनिक यौगिकों के लगभग सभी क्रियात्मक समूह इसी रेंज के अंदर या इसी परास के अंदर IR अवशोषण दर्शाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन या क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहा जाता है। क्रियात्मक समूह क्षेत्र कौन सा है? 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा है? 400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहां पर जैसे अंगुली छाप क्षेत्र है, ये बेंडिंग वाइब्रेशन एक्टिव होता है या बेंडिंग वाइब्रेशन को दर्शाता है, जबकि क्रियात्मक समूह क्षेत्र जो दिया गया है ये वास्तव में कंपन की प्रक्रिया के अंदर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को प्रदर्शित करता है, या हिंदी में लिखें तनन
कंपन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर IR क्षेत्र की यदि परास प्रदर्शित की जाए तो हम अध्ययन के अंदर काम में लेते हैं 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की तरंगदैर्ध्य ये तरंग संख्या के रूप में परास, तथा साथ में 400 से 1500 के मध्य के क्षेत्र को हम फिंगरप्रिंट रीजन और 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र है इसको क्रियात्मक समूह क्षेत्र या फंक्शनल ग्रुप रीजन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और यह अणु की स्ट्रेचिंग या तनन कंपन को प्रदर्शित करता है। और फिंगरप्रिंट रीजन है ये बेंडिंग वाइब्रेशन या बंकन कंपन को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम इसके साथ नेक्स्ट कुछ प्रक्रिया और भी दर्शा रहे हैं, वो भी साथ में ले लेते हैं। तो आपको परास भी साथ में रखनी, तो इस परिचय के अंदर अगली आपको परास ध्यान रखनी है, और परास के बाद में एक और लास्ट में परिचय के रूप में प्रक्रिया प्रदर्शित करूं तो वो आता है यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड कौन कौन से हैं या कंपन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में इसके परिचय में लेता हूँ कंपन के प्रकार, या इसको कहा जाता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कंपन के मोड कौन कौन से हैं या प्रकार कौन से हैं। इससे पहले हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रखी है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको ध्यान में रखना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में रेखीय अणु यदि दिया जाए तो उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 के रूप में, और अगर अरेखीय अणु बहुपरमाणविक अणु दे रखा है तो उसके लिए 3n-6 के रूप में हमने पहले प्रदर्शित कर रखी है कि दिया गया अणु अरेखीय या रेखीय है, बहुपरमाणविक अणु जिसमें 2 से अधिक परमाणु उपस्थित है, तो उनके अंदर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से ज्ञात की जाती है। ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपन के प्रकार की बात करें तो किसी भी अणु के अंदर मूलतः हम 2 प्रकार के कंपनों की बात करते हैं। पहला कंपन है जिसको कहा जाता है बेंडिंग वाइब्रेशन, और सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। हिंदी में यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसको कहा जाता है बंकन कंपन कहेंगे, और इसको कहा जाता है तनन कंपन। 2 प्रकार के कंपन प्रदर्शित किए जाते हैं, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन को फिर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है इन प्लेन, तल में जो कंपन हो रहा है उसे प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा है आउट ऑफ प्लेन या तल के बाहर जाकर के कंपन प्रदर्शित करते हैं। ये तल में है और ये तल से बाहर, आउट ऑफ प्लेन और प्लेन में। अगर तल में कंपन होता है तो इसको हम 2 भागों में प्रदर्शित करते हैं। एक होता है सीजरिंग, कैंची की तरह कंपन होता है, उसको प्रदर्शित बेंडिंग हो रही है। इसके अलावा सेकंड हम इसमें करते हैं रॉकिंग, तो इसको हम शॉर्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को याद रखने के लिए SRIP के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। सरिप कर दीजिए या IPSR जैसे भी आपको याद रहता है। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो हम उसके 2 प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। आउट ऑफ प्लेन अगर है तो इसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। आउट ऑफ प्लेन अगर तल के बाहर यदि कंपन हो रहा है तो 2 प्रकार के कंपन संभव है, जिसके अंदर आता है ट्विस्टिंग और दूसरा हम कहते हैं वेगिंग। इनको मैं अभी प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करूंगा, और शॉर्ट में अगर इसको प्रदर्शित किया जाए तो OPWT के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, या आप इसका जो भी शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें। तो बेंडिंग वाइब्रेशन टोटल कितने प्रकार के हो गए हैं? 4 प्रकार के, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वेगिंग। और यदि मैं स्ट्रेचिंग की बात करता हूं तो स्ट्रेचिंग भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सममित स्ट्रेचिंग या सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और दूसरा होता है असममित स्ट्रेचिंग। सममित कंपन या सममित तनन कंपन और असममित एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। सममित की बात की जाए तो सममित का मतलब ये होता है कि सममित कंपन के अंदर अगर मैं H2O की बात करता हूं तो O यहां पर है, 2 H यहां दिए गए हैं। अगर सममित कंपन की बात करें तो ऑक्सीजन इस दिशा में कंपन करे
और दोनों हाइड्रोजन उसकी विपरीत दिशा में कंपन करे तो इस प्रकार से दोनों दूर भी जाएंगे वापस नजदीक आएंगे, दूर भी जाएंगे वापस नजदीक आएंगे। तो इस प्रकार के कंपन को हम कहते हैं सममित कंपन। लेकिन यदि मैं इसी का असममित कंपन की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ तो ये हाइड्रोजन अगर अंदर की तरफ आता है तो इस प्रकार के कंपन को हम असममित कंपन कहते हैं। और ऐसा ही यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करता हूं C डबल बॉन्ड O, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई द्विध्रुव आघूर्ण पहले से नहीं है, लेकिन कंपन की प्रक्रिया में द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है। तो इसमें मैं दो प्रकार के कंपन लेता हूं। पहले सममित कंपन, जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर इधर जा रहा है तो ये ऑक्सीजन भी इधर जाएगा, या फिर ये ऑक्सीजन भी इधर आ रहा है और ये भी ऑक्सीजन इधर आ रहा है, अर्थात दोनों ऑक्सीजन एक साथ दूर भी हो रहे हैं, एक साथ नजदीक भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इस कंपन को असममित के रूप में प्रदर्शित करूं तो ऐसी स्थिति में यदि ये ऑक्सीजन दूर जा रहा है और ये ऑक्सीजन नजदीक आ रहा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व विस्थानीकृत होने के कारण असममित तनन कंपन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, लेकिन असममित तनन कंपन के कारण इसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण यह IR सक्रियता प्रदर्शित करता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मेथेन हो या एथेन हो या एथिलीन हो, ये सभी IR सक्रियता प्रदर्शित करते हैं असममित कंपन के कारण। इसके साथ मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वेगिंग। सीजरिंग वास्तव में होता है कैंची के दो पाले हैं, तो कैंची किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। इसका मतलब इस प्रकार के कंपन को हम क्या कहेंगे, जिसमें बंद कोण परिवर्तित होता है लेकिन अणु तल में ही रहेगा। ये उंगली जिस तल में उसी तल में रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो भी, जैसे मैं हाथ से प्रदर्शित करूं तो इस प्रकार के कंपन को या इस तरीके से अगर कंपन हो रहा है तो इसे हम सीजरिंग कहते हैं, कैंची के रूप में प्रदर्शित होता है। दूसरा है रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर स्थिति क्या होगी, इन प्लेन होना चाहिए, तल वही रहेगा, जैसे बोर्ड के ऊपर है तो बोर्ड के ऊपर ही रहना चाहिए। तो रॉकिंग में स्थिति क्या होगी, अगर मैं दोनों हाथ ऊपर करके अगर दोनों हाथ इधर उधर करता हूं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम रॉकिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जिस तल में हाथ है उसी तल में रहते हैं, तल से भिन्न नहीं होते। अगर अणु ऐसे है तो ये अगर इस तरीके से प्रदर्शित होगा तो इसको हम रॉकिंग के नाम से प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा यदि आउट ऑफ प्लेन की बात करें, ये अगर तल दिया गया है तो तल के बाहर यदि कंपन प्रदर्शित करें तो ये दो परमाणु हैं जो बंध के रूप में जुड़े हुए हैं, तीसरा परमाणु यहां पर है। यदि एक बाहर एक पीछे चला जाए, अर्थात तल के आगे पीछे अगर प्रक्रिया हो तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ट्विस्टिंग और वेगिंग कहा जाता है। अगर ये दोनों ही आगे पीछे, दोनों एक साथ आगे और दोनों एक साथ पीछे हो तो इस प्रकार के कंपन को हम आउट ऑफ प्लेन और वेगिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसके साथ अपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सामान्य परिचय की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हुक्स लॉ क्या होता है और किसी भी कंपन करते हुए अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर, उनकी ऊर्जाओं को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच।